एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी 10th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले हम 3 चैप्टर की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। ये वैसे हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन अगर 10th की केमिस्ट्री के बेस पे बोले तो हमारा लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, उनका जिक्र करेंगे हम। देखो, जब भी कोई भी एक सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर रहा है, तब ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस आर कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंस। आप देखो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रोडक्ट की। और रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या मिलती है, डिफरेंट। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं परमानेंट चेंजेस के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, जैसे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, मान के चलो हम क्या बना रहे हैं, जैसे दूध से दही बना रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग का मटेरियल है ना, दूध, या उसके अंदर जो हम खट्टा डालेंगे, वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। और जो आपका रिएक्टेंट है वो दो प्रकार का होगा, एक तो सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होगा, रिएजेंट। और जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और जो आपका रिएजेंट होगा ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और उसके जितने भी ओल्ड टाइप के बॉन्ड हैं उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, न्यू बॉन्ड की। और जब नया बॉन्ड बनेगा उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे ना, रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल और बाद में जो चीज बनकर तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो प्रकार का, कौन सा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, उसके ओल्ड टाइप के बॉन्ड को तोड़ता है और फिर नए टाइप के बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। और जब नए टाइप के बॉन्ड बनना शुरू होंगे और पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, तब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा होना शुरू हो गया है, तब हमें कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। या तो वहां पर किसी ना किसी प्रकार की स्टेट में चेंज आ सकता है, या कलर में चेंज आ सकता है, या फिर वहां से किसी ना किसी प्रकार की गैसेस निकल सकती हैं, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, या फिर वहां पर किसी ना किसी प्रकार के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, या फिर किस में चेंज आ सकता है, पीएच में, या फिर वहां से हमें क्या आ सकती है, स्मेल आ सकती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मिल्क है, मिल्क से क्या बना रहे हैं, कर्ड। तो जो मिल्क के अंदर हम स्टार्टिंग का मटेरियल डालेंगे, दूध चाहिएगा, उसमें साथ में हमने कोई खट्टी चीज डालेंगे, जैसे लेमन हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो जो हमारा मिल्क है ये लेस रिएक्टिव है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। और जो हमारा लेमन है वो किसकी तरह काम करेगा, रिएजेंट की तरह। इसके ऊपर अटैक होगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए, जैसे दूध थोड़ा मीठा सा होता है, दही हमारी कैसी होती है, खट्टी होती है, दूध हमारा प्योर लिक्विड है, ये हमारी लगभग कैसी होती है, जेली टाइप होती है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीशियम रेवन का बर्न होना, आयरन के ऊपर रस्टिंग लगना, हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना, उसके बाद फ्रूट्स का पकना, हमारी एज का बढ़ना, ये सभी की सभी कौन सी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शन आप लोग समझिए ना, रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में। और इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिएजेंट, या वो आप बोल सकते हो रिएक्टेंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर ओ के साइड प्रोडक्ट।
और कई बार रिएक्शन में ऐसे भी लिखा मिल सकता है जैसे H2 प्लस NH2। यहाँ पर आपको कोई कैटालिस्ट दे जैसे वो Fe, और यहाँ पर क्या बनेगा, कोई प्रोडक्ट बन गया, मान के चलो NH3। तो ये जो हमारा आरो के ऊपर है ना, इसको हम बोलते हैं रिएजेंट, और यहाँ वाली स्पीशीज को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। हम लोग समझ गए ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हमें किस प्रकार की वेरिएशन देखने को मिलेगी, कलर में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, किसी ना किसी प्रकार की गैसेज में, या फिर उनके स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेज, कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसे नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ और टाइप्स हैं, हम कैसे केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारी, उसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो हम बोलकर लिख सकते हैं वर्ड्स में, जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड्स हो गया। और फिर इसको हम लिख सकते हैं स्केलेटन में, तो उसका फॉर्मूला लिखे, और लास्ट में उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं। पहला है वर्ड इक्वेशंस, वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको बाद में मैं इक्वेशन की फॉर्म में बोल सकता हूँ या स्केलेटन की फॉर्म में। स्केलेटन की फॉर्म में हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दिया Mg, ऑक्सीजन का O2, और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब हम इसी रिएक्शंस को किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बैलेंस में जैसे यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन कितना, यहाँ 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो जाता है, तो यहाँ भी किससे, 2 से। तो देखो ये जो हमारी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, बैलेंस फॉर्म है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 3 तरीकों से, वर्ड्स में, स्केलेटन में, और उसको बैलेंस फॉर्म में। और एक और लास्ट है हमारी डेकोरेटेड फॉर्म। डेकोरेटेड फॉर्म में हम लिखते हैं लिक्विड के लिए L, और ये नीचे की तरफ हम एरो रखते हैं। सॉलिड के लिए S, नीचे की तरफ एरो रखते हैं। गैसेज के लिए G, ऊपर की तरफ रखते हैं एरो को। और जो हमारा वाटर है उसके लिए AQ, एक्वस बोलते हैं जिसको आप लोग। और जो हमारा अल्कोहल है उसके लिए हम लिखते हैं ALC। ये हमारी है डेकोरेटेड फॉर्म। ये था तरीका किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। इसे नेक्स्ट देखिए। इसे नेक्स्ट में हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो लेकिन उन रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ कैटायंस, एनायंस का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूले को आसानी से बना सकें। तो उसके लिए आप कुछ कैटायंस और एनायंस को याद कीजिए। तो मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी एलिमेंट है, मान के चलो वो एलिमेंट हमारा X है, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। या फिर वो एलिमेंट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन का, तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। और जब वो लॉस या गेन नहीं करेगा तब उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड। तो यहाँ पर हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कैटायन की। ये हमारा कैटायन है, ये हमारा क्या है, एनायन है। कुछ कैटायंस और एनायंस है जिनको हमें कॉमनली याद रखना है, वो भी 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप लोग 9th क्लास में सीख कर आए उनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ कैटायंस और एनायंस को आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कैटायंस की बात, ताकि आप लोग फॉर्मूलाज को वहां से क्या कर सको, जनरेट कर सको। तो कुछ कैटायंस हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस का, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। Na सोडियम, K पोटेशियम, Ag सिल्वर, Cu +1, ये आपके लिए नए है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। इतने एक होता है आपके लिए Hg पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं मर्कुरस। ये आप लोगों को +1 चार्ज के याद रखने हैं। अब +2 के आप लोगों को याद रखने हैं, Ca+2 कैल्शियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Zn+2 जिंक, और कौन से है, Ba+2 बैरियम,
Mn+2 ये कौन सा है आपका मैग्नीज है, आप लोगों को याद रखना है। Fe+2 इसको हम बोलते हैं फेरस। Hg+2 जिसको हम क्या बोलते हैं मर्कुरिक। उसके बाद हमारा क्या है, इसे जो नेक्स्ट हमारा बच गया बैरियम, ये आपके हो गए। इसे नेक्स्ट +1 चार्ज का मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक दो रहता है, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो आप देख ही लो, जैसे Cu+2 जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूप्रिक, और एक आपका फेरस नया है, और एक आपका मर्कुरस, और एक आपका क्यूप्रस। ये आपके लिए नए हैं, बाकी सभी कैटायंस को आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद +3 का देखिए Al+3, ये किसके लिए एल्यूमिनियम के लिए। Fe+3 ये किसके लिए है फेरिक। बस आपको इतने कैटायंस और एनायंस याद रखने हैं आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बैरियम, मैग्नीज, फेरस, सॉरी फेरिक, फेरस है ये फेरिक है, एल्यूमिनियम, मर्कुरिक, क्यूप्रिक। यहाँ पर याद रखना आप लोगों को सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस और Hg मर्कुरस। इतने आपको कैटायंस को याद रखना पड़ेगा आप लोगों के 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और आप लोग याद रख सकते हो Pb+2 जिसको हम क्या बोलते हैं लेड बोलते हैं। इतने आपको कैटायंस याद रखने पड़ेंगे। अब कुछ एनायंस है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से वो एनायंस, वो देखिए। ये बहुत सारे हैं वैसे तो कैटायंस और एनायंस, लेकिन 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं मैं आपको, जो आपके इस चैप्टर में है। तो कुछ है, सबसे पहले है OH नेगेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, O2 नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, SO4 नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं सल्फेट, ये याद रखना है। NO3 नेगेटिव, इसका नाम क्या है नाइट्रेट है। Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड। और बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को जस्ट इतने ही याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये क्या आपका नाइट्रेट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और आप लोग ये और याद रख सकते हो एक दो, जैसे H2 नेगेटिव सल्फाइड याद रख सकते हो। इतने आप लोग अगर एनायंस को याद कर लेते हो तो आपके जो 10th क्लास के अंदर है फॉर्मूलाज, वो सभी के सभी फॉर्मूलाज यहाँ से क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। जो इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वैसे तो रिएक्शंस को बैलेंस करना है, लेकिन आज आप लोग जस्ट इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखिए क्या क्या है उन रिएक्शंस के बारे में। जो केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उनमें से कुछ रिएक्शंस की हम आज क्या करेंगे स्टडी करेंगे। उनमें से जो हमारी पहली रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो नाम से ही पता लगता है कि जुड़ना होगा यहाँ पर। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखो 2 या फिर मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कौन सी रिएक्शन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा हो सकता है 2 एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाए, जैसे H और H किसकी फॉर्मेशन करें H2 की, या फिर एक ऐसे हो सकता है H किसके साथ जुड़ जाए OH। ये H हमारे पास क्या एलिमेंट है, ये क्या है कंपाउंड है, तो क्या बना लेगा H2O, या फिर दोनों ही कंपाउंड हो H2 प्लस N2 क्या बन गया NH3। देखिए इसके अंदर ऐसा हो सकता है कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दोनों ही एलिमेंट हो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो, दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन करेंगे किसके सिंगल प्रोडक्ट की।
ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसको आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, बी भी कोई रिएक्टेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ है, कंबाइन होने के बाद किसकी फॉर्मेशन की उन्होंने? ए बी की। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो गया? ऑक्सीजन के साथ, क्या देगा हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये भी रिएक्टेंट था, ये भी क्या है? रिएक्टेंट। और ये जो हमें बाद में मिला ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो Mg एक एलिमेंट है और O2 क्या है? एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर एलिमेंट किससे जुड़ गया? कंपाउंड से। और किसकी फॉर्मेशन की? कंपाउंड की। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एग्जांपल दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसको भी देख लीजिए एक बार। वो हमें उन्होंने बताया है किसकी रिएक्शन करवाई है? CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। क्विकलाइम की रिएक्शन करवा रखी है उन्होंने किसके साथ? वाटर के साथ। वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टलाइम। जिसको आप लोग हरियाणवी में कली भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा मटेरियल जो व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है? यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या निकलती है? बाहर निकलती है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, क्विकलाइम का फॉर्मूला लिखो, सिलेक्टलाइम का फॉर्मूला लिखो। यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा मटेरियल है एक्स जो वाटर के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर देता है हमें, जिसका प्रयोग किसके लिए होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से अगर हम क्लोरीन गैस पास कर दें तो किसकी फॉर्मेशन होगी? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन। यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन की जस्ट डेफिनेशन याद रखो, जब हम इन चैप्टर को आगे डिटेल में लेकर जाएंगे ना, तब हम क्वेश्चंस का भी क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट क्या है? वो कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर बनाएगा 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 या मोर देन 2 क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? मोर देन 2 या फिर 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 प्रकार से पॉसिबल है। एक तो हीट की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो कौन सी है? एक तो हीट की प्रेजेंस में होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, और एक सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा? 2 या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? कन्वर्ट होगा। एग्जांपल देख लीजिए, आपकी बार हरियाणा बोर्ड में तो डायरेक्ट ही पूछ रखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल बताइए। सीबीएसई में भी पूछ रखा था, जिसके अंदर सनलाइट का प्रयोग हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो, और किसका प्रयोग हो? हीट का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, किसकी फॉर्मेशन करेगा वो? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। और ये हमारा डेल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को। अगर हम वाटर के अंदर से करंट पास करेंगे तो किसमें टूटेगा? H2 प्लस O2, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी डिकम्पोजिशन का है। और AgCl में से अगर हम सनलाइट पास करते हैं तो टूट जाएगा Ag प्लस किसमें? Cl2 में। ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और कई बार आपसे वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में पूछ लेते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर भी किस चीज का प्रयोग होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही प्रयोग होता था पहले टाइम में, अब तो नहीं होता। जैसे AgBr को सनलाइट में क्या किया जाता था?
तोड़ा जाता था, हिट किया जाता, वो टूट जाता था Ag में प्लस Br2 में। देखो रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। और इसका प्रयोग होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो आपके पेरेंट्स है ना, उनके जो शादी के एल्बम्स बने होते थे ना, तो उनका प्रयोग होता था किस चीज के साथ, AgBr के साथ। उनका जो नेगेटिव रील बनकर तैयार होती थी ना, उनको धोया जाता था, साफ किया जाता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किस मटेरियल का प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है, AgBr। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, 2 या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट में। अब इसे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये हमारी इसे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटलॉइड हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कलर का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन, ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये मान के चल रहे हैं कोई कंपाउंड है और जिंक की रिएक्टिविटी मोर है, तो यहाँ से कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कलर का। जैसे इसका कलर होता है ब्लू, तो जब इसमें हम जिंक डालते हैं तो ये जो ब्लू कलर है धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या बताइए, तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिख के आना है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स याद रखने हैं। जैसे आपके लिए ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो, प्लीज से क्या होगा, पोटेशियम, स्टॉप, सोडियम, कालिंग, कालिंग से क्या होगा, कैल्शियम, मी, मैग्नीशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए से एल्यूमिनियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। अगर आप लोग ये ट्रिक याद रख लेते हो ना, प्लीज से पोटेशियम हो गया, कॉलिंग से क्या हो गया आपका कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस से क्रोमियम, जेब्रा से जेड जिंक, इंस्टेड से आई एफई आयरन, ट्राई से ट्राई टू से एसएन जिसको हम क्या बोलते हैं टीन, लर्न से पीबी लेड, और यहाँ पर कौन सा हो गया हाइड्रोजन कॉपर सीयू, सिल्वर एजी, गोल्ड एयू। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा आप लोगों का, वो होगा आपका सोडियम, फिर क्या होगा पोटेशियम, इसके बाद क्या होगा कैल्शियम, फिर क्या होगा मैग्नीशियम, फिर क्या होगा एल्यूमिनियम, फिर क्या होगा क्रोमियम, उसके बाद क्या होगा हमारा मोर रिएक्टिव जिंक, जिंक के बाद रिएक्टिव कौन होगा आयरन, उसके बाद टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर क्या होगा कॉपर, फिर सिल्वर, फिर क्या होगा गोल्ड। अगर आप लोग ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेते हो तो यहाँ से आप लोग आसानी से इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे हो ना, देखो जिंक तो यहाँ पर है और जो हमारा कॉपर है बिल्कुल नीचे है, तो जिंक इन सभी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को, टिन को, लेड को, और हमारे कॉपर को, सिल्वर को और गोल्ड को। तो यहाँ पर यही है, तो जिंक की मोर रिएक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, वहां पर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। जैसे हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, क्या ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की रिएक्टिविटी मोर है, तो कॉपर
कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे AgNO3 का कोई सोल्यूशन है, बोलेंगे इसको हम आयरन की स्पून से क्या कर सकते हैं, स्टीर कर सकते हैं। तब देखो Fe मोर रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा FeNO3 की क्या हो जाएगी थ्राइस प्लस Ag बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ रिएक्शन हो गई, रिएक्शन तो फिजिबल है लेकिन AgNO3 का सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार के कई बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आप लोगों को वैसे डेफिनेशन याद रखनी है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस पे क्वेश्चन आता है कलर से रिलेटेड, यहाँ पर क्या आता है क्वेश्चन आता है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ अपने आयंस को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मान के चल रहे हैं एक AB है, दूसरा क्या है CD है, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर A के साथ D आ गया, B के साथ कौन चला गया, C। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में किसका एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सोडियम हमारा क्या सल्फेट है, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, बैरियम क्लोराइड के साथ। अब देखो सोडियम के साथ सल्फेट है, बैरियम के साथ क्लोराइड है, यहाँ पर क्या हो गया, बैरियम के साथ कौन आ गया, सल्फेट आ गया, और सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोराइड। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ अपने आयंस को क्या कर लेती है, एक्सचेंज कर लेती है, उन स्पीसीज को हम कौन सी स्पीसीज बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट टू ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर आयन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। उन रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस के अंदर काउंट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। और जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये थोड़ी क्या है, स्लो प्रोसेस है एक तो, और इसमें एक पीपीटी बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। जैसे यहाँ पर बैरियम सल्फेट के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाता है। और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट निकलेगी, और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा है, ये एंडोथर्मिक का है। और जब डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन की फॉर्म में होगी ना, जैसे एसिड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, तो उस दौरान क्या बनेगा, साल्ट बनेगा आपका NaCl, और बाद क्या निकलेगा, H2O। तो इस दौरान है तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो H के साथ Cl था और Na के साथ क्या है OH, तो आयन आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये नेचर में कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई, भाई डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पर आयन क्या होंगे, एक्सचेंज। और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमेशा क्या होती है, लगभग एंडोथर्मिक होती है, और वो एंडोथर्मिक होती है और साथ में फास्ट होती है। और जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी तो कौन सी होगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, और जब भी हमारे पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये नेचर में कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब से नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसे जो नेक्स्ट रिएक्शन इसी का एक टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके अंदर क्या बनेगा, एक इनसोल्युबल सॉलिड बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगी। जैसे हमने कोई भी रिएक्शन करवाई दो केमिकल्स की, इन दो केमिकल्स की मान लो हमने रिएक्शन करवाई, इनकी रिएक्शन करवाने के बाद इनके यहाँ पर येलो कलर के नीचे छोटे छोटे पीपीटी बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए, तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, ए रिएक्शन इन विच
एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म। देखो जब हम दो कंपाउंड से, जैसे लीड नाइट्रेट है और हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, आयन एक्सचेंज हो गए, पीबी के साथ आई चला गया और जो हमारा के है उसके साथ चला, कौन चला गया, नाइट्रेट। तो हमें क्या मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिला, किसका, PbI2 का, और हमें साथ में क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें साथ में येलो कलर के 50 बने हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है। और जब भी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, ये नेचर में कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग यहां से कर सकते हो। और अब की बार ये एस्टेट में आया था, टीजीटी एस्टेट का क्वेश्चन था ये, भाई किस कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, वो कौन सा कलर था, इसका आंसर येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेंगे। जो तो यही क्वेश्चन था आपका। इसे नेक्स्ट देखिए, जो इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों एक साथ हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, नॉन मेटल का क्या होगा, गेन होगा, मेटल का क्या होगा, लॉस होगा। ऐसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट याद रखना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, नॉन मेटल का गेन, मेटल का लॉस, ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस। वो सभी पहचान है हमारी किसकी, ऑक्सीडेशन की। इसको आप चार्ज के बेस पे भी कर सकते हो, जैसे इन दोनों के ऊपर यहाँ पर चार्ज 0 है, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे ना, देखो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2, इसको बैलेंस करने के लिए Cu पे होगा +2। तो देखो Cu 0 से +2 में गया, तो जब चार्ज पॉजिटिव में पड़ेगा, सॉरी जब भी चार्ज पॉजिटिव में बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब भी चार्ज घटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पर Cu का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Cu ने क्या किया है, O2 का गेन किया है, O2 नॉन मेटल ऐसे ही बोल सकते हो, या डायरेक्ट ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, गेन हुआ है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में से उल्टा होगा, रिडक्शन के अंदर क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा, मेटल का गेन होगा, नॉन मेटल का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। ये सभी के सभी पहचान है हमारी किसकी, रिडक्शन की। और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। यहाँ पे देखिए Cu में Cu ने ऑक्सीजन का क्या किया है, लॉस किया है, और हाइड्रोजन का क्या किया है, यहाँ पर गेन किया है। अब देखिए इस यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर Cu ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, सीधा याद रखो, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो Cu अकेला हो गया, तो यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होती है, और उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिडॉक्स। देखो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स सिमल्टेनियसली। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या हो, एक साथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। देखो नाम में ही है, RAD से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। देखो की पॉइंट में कुछ है, की पॉइंट में क्या बता रखा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी आप लोग बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन आपका क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगी उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिडॉक्स है। और एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला, इस पे चार्ज 0 होगा, यहाँ पर Cu पे +2, ऑक्सीजन पे -2। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, Cu किस पे चला गया, +2 से 0 पे, तो चार्ज घटा है, तो यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। यहाँ पर आप लोग ऐसे देख सकते हो, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन। हाइड्रोजन पे यहाँ चार्ज 0 था, लेकिन यहाँ कितना चार्ज हो गया, +1। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है, लॉस किया है, या फिर इसने ऑक्सीजन का क्या किया है, गेन। तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
रिडॉक्स बोलते हैं। चार्ज के बेस पे देख लो, या आप लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लॉस या गेन के बेस पे देख लो। अभी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस भी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हुई है, जैसे Cu की, जिसके ऊपर चार्ज बढ़ा है, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जिसकी रिडक्शन होती है जैसे CO की, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन एजेंट। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए जब Cu ने ऑक्सीजन का क्या किया, गेन किया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसके कारण O2 की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, क्योंकि O2 ने किसका गेन कर लिया है, मेटल का। आप लोग यहां देख सकते हो Cu ने O का लॉस किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 ने किसकी गेन किया है, ऑक्सीजन का, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसलिए क्या है, ये इसकी क्या हुई है, O का गेन किया है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसने O का लॉस किया, इसकी रिडक्शन हुई है, तो सॉरी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे स्पीशीज जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी खुद की रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप लोगों को यहाँ से इस चीज की भी थोड़ी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नाम में ही अंशोर है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो, द रिएक्शन दैट रिलीज हीट इन सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग में हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी, जैसे कंबसन हो गया, जो आपकी एलपीजी या मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 H2O साथ में क्या रिलीज करेगी, हीट। तो ऐसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अभी मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी हो गया, और साथ में किसका एग्जांपल भी हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट क्या हो, रिलीज हो, सराउंडिंग में हीट जाए, उन प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मल मतलब हीट, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकलती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम डायग्राम देखें, ये देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है हमारी, और ये हमारी एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। यहाँ से दिखाई दे रहा है, मान के चलो ये लगभग 50 के आसपास है, तो ये लगभग किसके आसपास है, 10 के आसपास है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, मोर है किसे, प्रोडक्ट से। मतलब रिएक्टेंट स्टार्टिंग में चला था 50 जूल एनर्जी लेकर, और जब प्रोडक्ट बनाया तो उसके पास क्या है, 10 जूल है, तो एक्स्ट्रा 40 जूल कहाँ गई, उड़ गई होगी। तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मोर होगी से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। और एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या है, जो हमें चेंज ऑफ हीट के बारे में बताता है। इसको फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। आप देखो प्रोडक्ट की 10 मान के चले, यहाँ 50 है, तो आंसर कहाँ आया, माइनस में या नेगेटिव आया। तो जहां पर डेल्टा एच जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, ये भी डेफिनेशन है किसकी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। यहाँ पर 3 डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो। दूसरी डेफिनेशन क्या है, जहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी मोर हो किसे, प्रोडक्ट से, या फिर जहां पर चेंज इन हीट जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, वो क्या हो, नेगेटिव हो। वो भी कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे घरों के अंदर जो भी हम फ्यूल बर्न करते हैं या पेट्रोलियम डीजल को व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। जैसे आजकल ये हीट पैक आ गया है ना, हाथों को गर्म रखने के लिए, जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ऐसे आप हाथों को रगड़ते हो, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। हम सांस लेते हैं, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेंगी। और ये मैंने बताया था आपको क्विक लाइम का, वो कल ही वाला एग्जांपल बताया था ना, क्या था, CaO की रिएक्शन किसके साथ, H2O के साथ। तो क्या देता था वो, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस है, टू प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी ऑफ मैनी प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए हमें हीट और एनर्जी को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखती है, ये प्रोसेस गर्म रखती है। इट यूज
हीटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर पावर जनरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। हीट हेल्प टू आवर एनवायरनमेंट वार्म, और ये अपने एनवायरनमेंट को वार्म रखने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। इसका एग्जांपल आप लोग साफ लिख लेना थोड़ा, आप लोग ये एग्जांपल देना मेरे अकॉर्डिंग, तो जो समय मैं लिख रहा हूँ ये है वही आपका क्विकलाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, और क्या मिलेगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। एक यहाँ खास बात क्या है, एक तो एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, साथ में एक्सोथर्मिक का हो गया, और यहाँ पर से क्विकलाइम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसे नेक्स्ट देखिए, जो इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक इसका क्या है, रिवर्स है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, हमारी एब्जॉर्ब हो रही हो, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो आपका, जैसे आपका ये स्टोन है और ये भी एचटेट में आया, यहाँ पर आया था मार्बल का फॉर्मूला, वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, टूट जाता है आपका किसमें, वही आपका क्विकलाइम्स के अंदर, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, CO2। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव, और ये रिवर्स कर जाएगा, यहाँ पर जो हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मोर होगी किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, या चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। एग्जांपल है आपके, जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, CO2 H2O सनलाइट का प्रयोग कर कर, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फूड की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी आपका किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये आपका रिडक्शन का एग्जांपल है। और प्लांट्स ही ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो रिडक्शन शो कर सकते हैं, नहीं तो ह्यूमंस बीइंग की जितनी भी प्रोसेस है ना, वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन है, और उस ऑक्सीडेशन के कारण उसका शरीर बढ़ रहा है और धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है, और आसपास के जितने फल फ्रूट है पक रहे हैं, वो सब किसके एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन के हैं। सिर्फ यही है जो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर किसका एग्जांपल है, ये रिडक्शन का। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये एनर्जी हमारी किसकी है, सॉरी एनर्जी डायग्राम देखिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलो यहाँ 10 जूल थी रिएक्टेंट के पास एनर्जी, और जब हमने प्रोडक्ट बनाया ये 50 जूल हो गई, तो 40 जूल एक्स्ट्रा कहां से आई, तो इसने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके की पॉइंट देख लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग को कूल करेगा ये, और चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कंटिन्यू हीट की सप्लाई की क्या है, रिक्वायरमेंट है। जैसे आइस कूल पैकिंग होगी, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स हो गए आपके, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की डिकम्पोजिशन होगी, आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, सभी किसके एग्जांपल हैं, हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी मूव होगी किससे, रिएक्टेंट से, या फिर चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उन रिएक्शंस को हम कौन से रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे नेक्स्ट देखिए, जो इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो देखिए, जिससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरिजन। कोरिजन का मतलब ही समझिए, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आजकल पुल गिर रहे हैं आप लोगों के, तो जो भी गवर्नमेंट के बनाए पुल गिर रहे हैं उनका एक मेजर कारण है आपका कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का खराब होना, किसके कांटेक्ट में आकर, एयर, वाटर या केमिकल्स के इफेक्ट के कारण क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय होना, खराब हो जाना, उसकी स्ट्रेंथ का लूज हो जाना, उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, कोरिजन है। और कोरिजन का यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है, ये कोरिजन लग गया, देखो हमारा गेट वगैरह है, गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है, मशीन है, या फिर ये जहाज वगैरह है, इन सभी के
कलर टाइम के साथ क्या होते जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या फिर जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कोरिजन के, कोरिजन का मतलब है किसी मेटल का क्या होना, खराब होना, किसकी वजह से, केमिकल्स, एयर या फिर वाटर के कारण। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कोरिजन। देखो, कोरिजन इज ए ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल्स विद देयर एनवायरमेंट, जैसे एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, एसिड्स के कारण किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। वैसे कोरिजन से वेट इंक्रीज होता है, लेकिन वेट वो पॉजिटिव वेट नहीं, वो जो ब्राउनिंग कलर का ना, आप लोगों ने देखा होगा आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राउनिश सा कलर जाता है जिसको हम कोरिजन या जंग बोलते हैं, उससे थोड़ा वेट तो बढ़ जाता है, लेकिन उस स्पीसीज का साइज भी बढ़ जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कोरिजन। और इस कोरिजन का कारण क्या, मैंने बता दिया, मॉइस्चर है, एयर है, या फिर कोई ना कोई केमिकल्स है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है ना, वो सभी की सभी रिएक्शन भी किसका कारण है, कोरिजन का कारण। और आपको कोरिजन दो प्रकार का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन सा है, ड्राई कोरिजन, एक होता है वेट कोरिजन। वेट कोरिजन होगा जो आपका किसके कारण होगा, मॉइस्चर के कारण, एयर के कारण या वाटर के कारण, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। एक होता है ड्राई कोरिजन। ड्राई कोरिजन, इसमें आयरन मेटल नहीं होती, किसी अदर मेटल्स का भी क्या हो जाना, खराब हो जाना ड्यू टू मॉइस्चर, या फिर उस मेटल की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एट हाई टेम्परेचर। किसी हाई टेम्परेचर पर मेटल्स की ऑक्सीडेशन के कारण उसकी स्ट्रेंथ, उसका कलर, उसकी चमक का लॉस हो जाना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ड्राई कोरिजन है। और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन। देखो, occurs due to formation of tiny electrical cell on the metal surface। देखो, मेटल सरफेस के ऊपर जब छोटी छोटी टीनी सेल्स बन जाती है ना, जब हम उसको किसी साल्ट के सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डीप करते हैं। एक होता है गैल्वेनिक कोरिजन, occurs when two dissimilar metals are contacted in the presence of an electrolyte। जब भी कोई दो डिफरेंट मेटल एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग समझते हैं ना, एसिड बेस या फिर साल्ट उसके कांटेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं कोरिजन। तो कोरिजन का मतलब समझ में आया, किसी भी मेटल्स की स्ट्रेंथ का लॉस हो जाना एयर, वाटर या फिर केमिकल्स के इफेक्ट के कारण। और आपके जो सिलेबस में है 10th क्लास में, वो रस्टिंग है। रस्टिंग कब होती है, जब आयरन किसी कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में किसकी फॉर्मेशन करता है, Fe2O3 और डॉट X H2। ये आपका कोरिजन का क्या है, फॉर्मूला है। कोरिजन होता क्या है, या फिर रस्टिंग क्या होती है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक छोटा सा, थोड़ी छोटा नहीं, कौन सा, ब्राउन पाउडर का आ जाना या लग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग को रोकने के लिए हम ऑयल या ग्रीस लगाएंगे, पेंट करेंगे उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या एयर वाटर के कांटेक्ट से उसको दूर रखेंगे एक साथ। गैल्वेनाइजेशन करेंगे, मतलब अगर वो आयरन का ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की, इसका एलॉय बनाएंगे। एलॉय समझ रहे हैं ना, दो मेटल्स को मिक्स करेंगे, एक मोर रिएक्टिव एक लेस, ताकि उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। या फिर कोथेटिक या फिर एलॉय की फॉर्मेशन करेंगे, या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन के साथ, या फिर यूजिंग स्टेनलेस स्टील, या फिर किसका प्रयोग कर लेंगे, स्टील का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग करने से रस्टिंग से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, कोरिजन से बच सकते हैं। तो कोरिजन की डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन एप्लीकेशंस या फिर एडवांटेज सिर्फ एक ही है कोरिजन की, और वो क्या है, जब भी एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट किसकी कांटेक्ट में आते हैं, एयर के या वाटर के, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पर स्ट्रेंथ घटने की बजाय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक ही एडवांटेज है, एल्यूमिनियम जब एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए जो गांव के अंदर या शहरों के अंदर पहले वायरें लगी होती थी ना, वो सारी की सारी वायरें विदाउट कोटिंग की होती थी, क्योंकि जब एल्यूमिनियम की बनी होती थी, एल्यूमिनियम डायरेक्ट एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता था, तो उसकी स्ट्रेंथ घटने की बजाय क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। इसलिए आजकल जो बाथरूम वगैरह है ना, उसके जो खिड़की दरवाजे भी लगभग किसके बनने लगे हैं, एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जब एयर कांटेक्ट करेगी, उसके साथ ये वाटर लगेगा, तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ घटने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो आज का हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है
उस टॉपिक का नाम क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? देखिए, रेंसिडिटी का मतलब क्या है? कोई भी आर्टिकल्स या सब्सटेंस या कोई मटेरियल ऑयल या घी की हेल्प से बना है, या फिर ऑयल और घी का खराब होना ड्यू टू ऑक्सीडेशन, उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है? रेंसिडिटी। देखिए, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या फिर ऑयल, फैट या ऑयल की ऑक्सीडेशन होगी, उसके कारण विच काजेज अनप्लेजेंट स्मेल, उनके अंदर एक बिल्कुल बेकार स्मेल आएगी और उनका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे नमकीन वगैरह आप लोग या फिर ये बिस्कुट, ब्रेड, पकोड़े वगैरह बनाते हो ना, कुछ टाइम के बाद 2 या 3 दिन के बाद उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो सब किसका कारण है? रेंसिडिटी का कारण है। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है? कोई भी आर्टिकल्स, ईटेबल आर्टिकल्स जो हमने ऑयल या घी की हेल्प से, मतलब ऑयल या घी में फ्राई करके बनाए हैं, जैसे हम पकोड़े बना लेते हैं, तो पहले पकोड़े बनाएंगे ऑयल या घी की हेल्प से, बनाने के बाद अगर तुरंत खा लिया या 1-2 दिन के बाद खाना शुरू करें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 3-4 दिन हमने लगाए ना, तो उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उनका कलर वगैरह सब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है? ऐसे आर्टिकल्स जो ऑयल या घी की हेल्प से बने हो और टाइम के साथ उसके अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल आना ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देखो कारण क्या है? ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर या फिर हीट या फिर लाइट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, कोई भी फैट समझ रहे हो ना, कोई भी जैसे घी की वस्तु है, घी की हेल्प से बनी है, उसका खराब होना इसके कारण ड्यू टू ऑक्सीडेशन, याद रखो बस। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब जैसे बटर है, कुकिंग ऑयल है, नट्स है, इन सब का एक टाइम के बाद क्या हो जाना? खराब हो जाना, इनके अंदर से एक बेकार सी स्मेल है ना, उस अनप्लेजेंट स्मेल के कारण उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू का लॉस हो जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो जाते हैं? हार्मफुल हो जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस का नाम क्या है? रेंसिडिटी है। अब देखो, ऑटो ऑक्सीडेशन ये कैसे आती है? ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर, इट अकर्स स्लोली एट द रूम टेम्परेचर। देखो, जैसे कोई भी ऑयल या घी से बना हुआ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या आर्टिकल्स रखा हुआ है, तो धीरे धीरे किसकी कांटेक्ट में आएगा? O2 के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, जो किसकी हेल्प से होगी? वाटर की हेल्प से होगी। देखो, ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड ऑयल्स बाय वाटर, इट प्रोड्यूस फ्रीली फैटी एसिड व्हिच कॉज रेंसिड स्मेल। की एक बेकार स्मेल होगी, जो फैटी एसिड क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। प्रिवेंटेशन क्या है? इनको एयर टाइट कंटेनर में रखिए, कूल प्लेस पे रखिए, या इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, या फिर इनको रेफ्रिजरेटर में, या फिर इनकी ऐसी पैकिंग कीजिए ना, आजकल जो आती है ना पैकिंग, वैक्यूम वाली पैकिंग है ना, वहां से सारी की सारी एयर का लॉस हो जाता है। या फिर इनके अंदर नाइट्रोजन या हीलियम गैस डालने से भी हम रेंसिडिटी की क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर है जो लगभग इसके टॉपिक समाप्त होते हैं। हमारा एक टॉपिक रहता है केमिकल्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।